नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत ज्योग्राफी के इस डिजिटल मंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम भूगोल के विद्यार्थियों के लिए एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों की एक श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम कक्षा 11 की भूगोल भारत भौतिक पर्यावरण से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है भारत स्थिति। इसके अंतर्गत हम भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, भारत के क्षेत्रफल, भारत की प्रादेशिक जल सीमा, भारत की मानक अक्षांश रेखा, कर्क रेखा, भारत के पड़ोसी देश इत्यादि के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की स्थिति की। इस साइड आपको पाठ्य पुस्तक के इमेजेस प्रदर्शित होंगी और इस साइड हम इधर जो लिखा हुआ है इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें तो भारत के विस्तार की बात करें तो भारत का विस्तार उत्तर दिशा में जम्मू कश्मीर, ठीक है, उत्तर दिशा में कहां पर? जम्मू कश्मीर। पहले ये एक राज्य था, अब इसको क्या किया? केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया है। 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इसको विभाजित कर दिया है। तो उत्तर दिशा में भारत का विस्तार कहां पर? जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में यहां पर आपको दिखाई देगा कन्याकुमारी, ठीक है। भारत का विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक स्थित है, जबकि पूर्व दिशा में भारत का विस्तार अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, यह यहां पर राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश से लेके पश्चिम में इसका विस्तार कौन से राज्य तक है? गुजरात राज्य तक इसका विस्तार पाया जाता है। उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेके दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेके पश्चिम में गुजरात तक इसका विस्तार पाया जाता है। इसके बाद यदि हम प्रादेशिक जल सीमा की बात करें तो प्रादेशिक जल सीमा का विस्तार 12 समुद्री मील, ठीक है, कहां तक? 12 समुद्री मील तक भारत की प्रादेशिक जल सीमा पाई जाती है। प्रादेशिक जल सीमा से तात्पर्य होता है कि ये जो तट है, इस तट से लेकर समुद्र की ओर 12 समुद्री मील, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, 12 समुद्री मील तक भारत का संपूर्ण अधिकार है। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्रादेशिक जल सीमा कहा जाता है। प्रादेशिक जल सीमा कहां तक होता है? 12 समुद्री मील तक इसका विस्तार होता है। देखिए, जो सामान्य मील होता है उस 1 मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं, जबकि जो समुद्री मील होता है, जिसे नॉटिकल मील भी कहा जाता है, उस नॉटिकल मील में 1.824 किलोमीटर होते हैं, जबकि एक समुद्री मील, इस समुद्री मील को क्या कहा जाता है? नॉटिकल मील भी कहा जाता है। इसमें कितने होते हैं? 1.824 किलोमीटर, ठीक है, इसमें कितने होते हैं? 1.824 किलोमीटर होते हैं। तो यदि अगर हम बात करें कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा कहां तक पाई जाती है? 12 समुद्री मील तक पाई जाती है। तो यदि हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 12 गुणा 1.824, तो ये आएगा लगभग 21.6 किलोमीटर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो समुद्री मील है 12 समुद्री मील भी हो सकता है या फिर 21.6 किलोमीटर तक भारत की समुद्री सीमा है, जिसे प्रादेशिक जल सीमा कहा जाता है। इसके अंतर्गत भारत को समुद्र में संपूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं। यदि हम भारत की दक्षिणी सीमा की बात करें तो भारत की जो दक्षिणतम सीमा प्रारंभ होती है वो यहां पर बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसका जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है 6 डिग्री 45 मिनट पर, ठीक है, जिसको आप क्या कहा जाता है? हमारा जो ग्रेट निकोबार है वहां पर स्थित है। कौन से अक्षांश रेखा पर स्थित है? 6 डिग्री 45 मिनट से ये क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। यदि हम भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है?
8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। सामान्य रूप से यदि हम बात करें तो यहां पर जो कन्याकुमारी है यहां पर आता है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और यहां पर आता है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो भारत की मुख्य भूमि का जो विस्तार है वो तो कहां से लेके कहां तक पाया जाता है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और देशांतरों में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के यहां पर आता है हमारा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर और यहां पर हमारा आता है गुजरात के यहां पे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। लेकिन भारत का विस्तार कहां से प्रारंभ हो जाता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी भारत का ही अंग है। तो यहां पर 6 डिग्री 45 मिनट से ही क्या हो जाता है, भारत का विस्तार प्रारंभ हो जाता है। लेकिन भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कहां से है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत का विस्तार स्थित है। अब यदि हम भारत के विस्तार की बात करें तो भारत उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यदि हम उत्तर से लेकर दक्षिण तक बात करें तो भारत उत्तर से लेकर दक्षिण तक 3214 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। कितनी लंबाई में, 3214 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। जबकि पश्चिम से लेके पूर्व तक भारत का विस्तार है 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत का विस्तार है 3214 किलोमीटर, जबकि पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार है 2933 किलोमीटर। यदि हम भारत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात करें तो आप माइनस कर लेंगे 3214 किलोमीटर में से कितना, 2933 किलोमीटर। ठीक है, यह अंतर हमें मिलेगा 281 किलोमीटर। तो भारत की लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना है, 281 किलोमीटर है। अब हम बात करें भारत में कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा जैसा कि आपको पता है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत को लगभग मध्य से होकर गुजरती है। तो अगर हम बात करें कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, अब हम यदि भारत की स्थिति की बात करें तो भारत का जो कर्क रेखा से नीचे वाला भाग है यह कौन से कटिबंध में आता है, उष्ण कटिबंध में आता है। ठीक है, ये किस कटिबंध में आता है, उष्ण कटिबंध में आता है। जबकि उत्तर वाला भाग किस में आता है, उपोष्ण कटिबंध। ठीक है, किस में आता है, उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। यह आपको पता होना चाहिए कि देखिए जब हम बात करते हैं कटिबंधों की, तो जब हम पृथ्वी के संदर्भ में बात करते हैं तो भूमध्य रेखा से कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा के मध्य का भाग, कहने का तात्पर्य है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर और 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण। ठीक है, इसके मध्य का भाग, ये पूरा का भाग क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंध कहलाता है। जबकि 66.5 23 से लेके कर्क रेखा से लेके आर्कटिक वृत्त का भाग कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। और ध्रुवों के पास के भाग को क्या कहा जाता है, शीत कटिबंध कहा जाता है। क्योंकि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है तो इसके उत्तर वाले भाग को उपोष्ण कटिबंध और दक्षिण वाले भाग को उष्ण कटिबंध के अंतर्गत रखा जाता है। अब हम बात करते हैं भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड
टाइमलाइन की। यदि हम देशांतरों में बात करें तो भारत का विस्तार लगभग 30 देशांतरों के अंतर्गत पाया जाता है और भारत के पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु पर सूर्योदय के अंदर लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। 2 घंटे का अंतर किस प्रकार से पाया जाता है कि हमें पता है कि सूर्य को एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। तो भारत का पूर्वी बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट पर जाने में सूर्य को लगभग 30 डिग्री देशांतरों को क्या करना पड़ेगा? पार करना पड़ेगा। तो एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। तो 30 देशांतर को पार करने में लगेगा 30 गुना 4 इज इक्वल टू 120 मिनट। लगभग क्या हो गया? ये 2 घंटे का समय हो गया। तो भारत के पूर्वी बिंदु तथा पश्चिमी बिंदु पर सूर्योदय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता। संपूर्ण देश में एक समान समय का निर्धारण करने के लिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को क्या निर्धारित किया गया है? भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर कह लीजिए, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। यह भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। भारत के 5 राज्यों से होकर यह क्या होती है? गुजरती है। और इसके ऊपर जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो पूरे भारत का समय क्या मान लिया गया है? दोपहर के 12 बजे मान लिया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय मानक समय रेखा किसे कहा जाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को कहा जाता है और यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? तो आप यहां पे लिख सकते हैं कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले लिखिए आप उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा आंध्र प्रदेश और 5वां है उड़ीसा। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से होकर गुजरती है। अब यदि हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये डिजिट ध्यान दीजिएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.41% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक है, यह चीज ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा है? 7वां बड़ा देश है। यदि हम क्रम की बात करें देशों की तो विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना इत्यादि। तो विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, फिर कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो भारत का स्थान कौन सा आ जाता है आपके? 7वां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। अब हम भारत की समुद्री तट रेखा के बारे में बात करते हैं। तट रेखा से तात्पर्य है वह हिस्सा जो भारत का समुद्र से लगता है। हमें पता है कि भारत के पश्चिम की तरफ यहां पर हमारे स्थित है अरब सागर और पूर्व की ओर हमारे स्थित है
बंगाल की खाड़ी। ठीक है, यदि हम इस भारत के मैप में बात करें तो भारत के 9 राज्य समुद्र तट से लगते हैं। कौन कौन से? तो आप देखिए यहां पर गुजरात है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल। भारत के 9 राज्य समुद्र तट से लगते हैं और भारत की कुल समुद्री तट रेखा कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, इसके अंतर्गत द्वीपों की समुद्री तट रेखा को भी सम्मिलित किया गया है। भारत के अंतर्गत जितने भी द्वीप आते हैं, चाहे वो लक्षद्वीप हो, चाहे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो, चाहे दूसरे द्वीप समूह हो, सभी को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो भारत की कुल तट रेखा कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है और भारत के 9 राज्य इससे टच करते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये 5 राज्य तो पश्चिमी तट पर है, जबकि पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये हमारे पूर्वी तट पर स्थित है। अब हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की। तो भारत के पड़ोस में 9 देश हैं। इन 9 देशों में से 7 देशों के साथ भारत स्थलीय सीमा का साझा करता है, अर्थात भारत की स्थलीय सीमा लगती है, और 2 देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत की सामुद्रिक सीमा लगती है। तो बात करते हैं सबसे पहले भारत के पड़ोसी देशों की। तो पश्चिम से यदि हम बात करें तो भारत का सबसे इधर पश्चिम की तरफ हमारे कौन सा है? पाकिस्तान है। और पाकिस्तान की यदि हम बात करें राजधानी की, तो पाकिस्तान की राजधानी आपको ध्यान रखनी है इस्लामाबाद। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे यहां पर आ जाता है अफगानिस्तान। तीसरा देश है चीन। चीन की राजधानी है बीजिंग। अफगानिस्तान की राजधानी आप लिख सकते हैं काबुल। चौथा हमारे यहां पर देश आ जाता है, वो है नेपाल, और नेपाल की राजधानी है काठमांडू। 5वें नंबर पे हमारे यहां पे देश आ जाएगा भूटान। भूटान की राजधानी आप लिख सकते हैं थिम्पू। इसके बाद यहां पर आ जाएगा आपके पूर्व की ओर म्यांमार, जिसका प्राचीन नाम बर्मा है। इसकी राजधानी है निपिताओ। और यहां पर हमारे आ जाएगा पड़ोसी देश बांग्लादेश, और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। ठीक है, यदि स्थलीय सीमा की बात करें तो भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ साझा की जाती है, और न्यूनतम यदि सीमा की बात करें तो भारत की सबसे कम सीमा लगती है यहां पर अफगानिस्तान के साथ। अब हम बात करते हैं भारत के 2 पड़ोसी देश जो सामुद्रिक सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहली चीज इधर यहां पर आपको दक्षिण में दिखाई दे जाएंगे, द्वीपीय देश है, इसका नाम है मालदीव। थोड़ा ऊपर बना रहे हैं, और यहां पर आपको दक्षिण में दिखाई दे जाएगा श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है, और यहां पर 2 चीजें, यहां पर मैं आपको समझा दूं, यदि हम इसको यहां पर यूं देखें तो यहां पर आपको क्या दिखाई देगा? श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका भारत के क्या है? दक्षिण में स्थित है। यहां पर आप बात कर लीजिए भारत की, तो यहां पर आपको 2 चीजें दिखाई देंगी। एक दिखाई देंगी आपको मन्नार की खाड़ी, और एक दिखाई देगा आपको पाक जल डमरू मध्य। इसको पाक जल संधि भी कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको कहा जाता है पाक स्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, तो बात करें यहां पर आप देखेंगे राम सेतु है। इस राम सेतु के ऊपर की तरफ यहां पर है पाक जल संधि, जिसको पाक जलडमरू मध्य या पाक स्ट्रेट भी कहा जाता है, और इधर की तरफ आपको दिखाई देगा मन्नार की खाड़ी। ठीक है, जल संधि या जलडमरू मध्य या स्ट्रेट
क्या होता है? दो बड़े जलीय स्रोतों को जोड़ने वाला संकरा जलीय भाग। इधर की तरफ आपको मन्नार की खाड़ी दिखाई देगा, इधर की तरफ आपको बंगाल की खाड़ी दिखाई देगी। तो इन दोनों को जोड़ने वाला जो संकरा जलीय भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? जल संधि कहा जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा जिब्राल्टर जल संधि, जिसको भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। तो वो क्या करता है? भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। तो जल संधि या फिर जो जल डमरू मध्य या फिर वाटर स्ट्रेट होता है वो क्या होता है? संकरा जलीय भाग होता है, जो दो बड़े जलीय स्रोतों को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। तो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में हमारे केवल इतना ही है। यहां पर हमने बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं की है, केवल उन्हीं फैक्ट्स के बारे में चर्चा की है जो हमारे इस पाठ्य पुस्तक में मौजूद हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपके लिए यह वीडियो लाभदायक रहेगा। अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के टॉपिक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।